नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। भारत के आर्थिक अपराधी यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंडर नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता अब कुछ और आसान हो गया है और कुछ खुल गया है। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है और अदालत का यह कहना है कि पहली नजर में नीरव मोदी के खिलाफ मामला बनता है, इससे मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। अदालत ये मामला अब होम सेक्रेटरी के पास भेज देगी। हालांकि नीरव मोदी इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास होम सेक्रेटरी के दस्तखत के बाद 28 दिन का वक्त होगा। उन्हें हाईकोर्ट से इसके खिलाफ अपील करने की इजाजत लेनी होगी। नीरव मोदी पर भारतीय बैंकों के 14,000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप है। हमारे साथ नीता शर्मा जुड़ रही हैं। नीता, नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की कोशिश भारत सरकार की तरफ से लगातार जारी थी। ये अच्छी खबर है कि अब प्रत्यर्पण का रास्ता और खुला है, पर आप हमें विस्तार में समझाइए कि कितना आसान हुआ है रास्ता, कितना खुला है। नीरव मोदी के पास अभी भी अपील की गुंजाइश है, होम सेक्रेटरी के पास वो अपील कर सकते हैं और अपील के लिए हालांकि उन्हें परमिशन लेनी होगी। तो ये रास्ता अब कितना आसान हुआ है प्रत्यर्पण का? ये एक बहुत बड़ा फैसला है नगमा, जो यूके की अदालत ने सुनाया है कि भारतीय एजेंसीज जो अपना पक्ष पेश कर रही थी, न सिर्फ इसके लिए कि जो नीरव मोदी हैं उन्होंने फ्रॉड किया है, बल्कि इसके लिए भी कि उन्होंने विटनेसेस को थ्रेटन किया था। ये दोनों ही बिंदुओं पर अपना जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने साबित कर पाने में वो कामयाब हुई हैं। जैसे कि अब आप बात कर रही हैं कि होम सेक्रेटरी के पास ये जाएगी अपील, तो वो एक बहुत ही लिमिटेड रोल होता है होम सेक्रेटरी का। वो देखते हैं कि कहीं उन्हें डेथ पेनल्टी तो नहीं भारत आके मुहैया करवाई जाएगी या किसी कानून दूसरा कोई आरोप तो उनके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। जिस मामले में वो एक्स्ट्राडाइट हुए हैं वही मामले क्या चलेंगे। तो वो कागजी एक जो है, अगर हम कह सकें तो सिर्फ पेपर वर्क ज्यादा होता है, ना कि लीगल माइंड अप्लाई करने का। हाई कोर्ट वो जरूर जा सकते हैं जहां पर वो लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी। लेकिन नीरव मोदी ने जितने भी एक्सक्यूजेस जो हैं कोर्ट के सामने रखे थे, जितनी भी दलीलें अपनी कोर्ट के आगे दी थी, पहली उनकी दलील थी कि भारत में आके उनका प्रोसिक्यूशन होगा, दूसरी उनकी दलील थी कि यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है जेल्स में वो सही नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यहाँ पर वायलेट होते हैं, जो जेल की कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है। तो ये सारे ही जितने भी उन्होंने आरोप लगाए थे वो सारे ही खारिज कर दिए हैं कोर्ट ने। कहा है कि जैसी जेलें बाहर हैं, क्योंकि भारतीय एजेंसीज ने यहाँ की जेल्स की एक बहुत बड़ी वीडियो बनाकर भी यूके कोर्ट को दी थी। अब नीरव मोदी अगर एक्स्ट्राडाइट होते हैं तो वो बैरक नंबर 12 आर्थर रोड जेल में जो है वो रहेंगे, क्योंकि वहां बताया जा रहा है कि वहां पे जो बैरक है उनके लिए वो तैयार की गई थी। उसी का वीडियो जो है बाहर भेजा गया था। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय एजेंसियों के लिए जो आज का फैसला आया है। तो नीता, ये अगर हम समझा सकें कि कोई इसके लिए एक टाइम फ्रेम क्या उम्मीद की जा सकती है कि कितनी जल्दी एक्स्ट्राडिशन हो सकती है, क्योंकि नीरव मोदी के पास जो लीगल ऑप्शंस हैं वो तमाम अगर वो इस्तेमाल भी करें तो ये कितना समय बीत सकता है इसके पहले कि वो एक्स्ट्राडाइट हो? और नीरव मोदी पर याद दिलाना जरूरी है कि किस किस तरह के आरोप हैं जिस मामले में एक्स्ट्राडिशन उनकी चाहिए भारत सरकार को। जो फ्रॉड है एक तो वो मामला है, लेकिन अब जो भारतीय एजेंसीज हैं सीबीआई और ईडी जो है उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि किस तरह से उन्होंने विटनेसेस को इंटिमिडेट किया था। नीरव मोदी 2019 से ही यूके की जेल में है, जहां आज भी जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे कोर्ट में। लेकिन जहां तक मामला कितना लंबा चलेगा, 2 साल से पहले नीरव मोदी भारत वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि विजय माल्या के केस में भी हमने देखा था, बेशक से वो केसेस जो हैं वो अपने हार गए हों अलग अलग अदालतों में, लेकिन अब उन्होंने वहां पे असाइलम ले लिया है। तो मामला जो है वो अभी भी लीगल रैंगल्स में वहां पर फंसा हुआ है। तो वही जो एक चैप्टर विजय माल्या के टाइम पे लिखा जा रहा था, अब वही चैप्टर जो है वो एज फार एज लीगल बैटल इज कंसर्न, वो नीरव मोदी भी उसी तरह से अपने जो कानूनी दाव पेच है वो खेलेंगे। नगमा जी, शुक्रिया आपका अनीता इस चर्चा के लिए, समझाने के लिए कि नीरव मोदी के मामले में जो एक्स्ट्राडिशन का रास्ता और खुला है वो भारत सरकार की एक बड़ी जीत है और भारत लाने का रास्ता कुछ और आसान हुआ है। नीरव मोदी पर बैंकों के 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, लेकर फरार हो जाने का आरोप है। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया
OTT प्लेटफॉर्म और समाचार वेबसाइट के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। इनके मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की उम्र के हिसाब से सामग्री का वर्गीकरण करना होगा, कैटेगराइज करना होगा कि किस उम्र के लोगों को क्या कंटेंट है इनके लिए अवेलेबल। ये वर्गीकरण जो है वो AU7, AU13 जैसे होंगे। हिंसा, सेक्स, दैहिक खुलेपन, भाषा, ड्रग्स के जिक्र आदि के आधार पर ये वर्गीकरण किए जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स को 3 स्तरों पर उसकी व्यवस्था होगी, एक कंपनी के स्तर पर, एक स्वनियमन के लिए और तीसरे ओवरसाइट मैकेनिज्म के लिए। केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के भीतर इन्हें कार्रवाई करनी होगी। टेक कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। चीफ कंप्लायंस अधिकारी की तैनाती करनी होगी। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। हर 6 महीने पर शिकायतों और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का यह कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहां कारोबार की इजाजत है, लेकिन उन्हें भारतीय कानूनों के दायरे में काम करना होगा। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने OTT प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन बाहर का कोई आदमी भी नहीं था, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. OTT प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन OTT को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. उनका एक प्रश्न OTT पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में। तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रोल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन, बट देयर इज एन अग्रेसिव अटैक ऑन लाल किला, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoisted the national flag, you have double standard. This is plainly unacceptable. और इस बीच कांग्रेस ने ये कहा है कि ये सब आजाद आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहा है। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल जाते हैं कि ये गांधी का देश है, ये हिटलर का नाजी जर्मनी नहीं है। यहां पर आप जितना स्वतंत्र आवाजों को, सशक्त इरादों को दबाइएगा, उतनी ही बुलंदी से वो और निकलेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे कड़े जवाब मांगेंगे। और एक बार फिर कई जगहों पर, कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिनमें महाराष्ट्र एक है। और महाराष्ट्र के वाशिम में एक स्कूल हॉस्टल में 229 छात्र शिक्षक संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। हॉस्टल के 39 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे हॉस्टल का कोरोना टेस्ट किया गया और
इस टेस्ट में 190 छात्र और शिक्षक पॉजिटिव मिले। हॉस्टल में 327 लोग रहते हैं। यहां रहने वाले ज्यादातर छात्र अमरावती यवतमाल के हैं। इतने अधिक पॉजिटिव केस आने के बाद स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से चिंता बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कल 8,000 से ज्यादा नए केस मिले। मुंबई में ये आंकड़ा 1100 पार कर गया है। ऐसे में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरती जा रही है और उनका चालान हो रहा है। तो यहां मुंबई में सख्ती की जा रही है और इस बीच राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है कि केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लेना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट करके कहा है कि निवास पर कोविड संक्रमण एवं वैक्सीनेशन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में ये तय किया गया है कि महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वालों के लिए कोरोना RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। साथ ही मार्च के फर्स्ट वीक से पुनः अवेयरनेस कैंपेन चलाने का निर्णय लिया गया है। और 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के लोगों और 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगेगा। इसके लिए अब प्राइवेट अस्पतालों की भी मदद ली जा रही है। टीकाकरण की ये प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने PGI चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर जगत राम से बात की है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें सर कि कल ये घोषणा हुई है और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो किस तरह की तैयारियां या किस तरह की उम्मीदें, चुनौतियां, उसके बारे में जरा बताएं। ये तो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है और जो लोग 45 साल से ऊपर हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनके टीकाकरण के लिए उन्होंने शुरुआत 1 मार्च से करने का अभियान किया है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हमारी तो पूरी तैयारी है PGI में, हम लोग तो फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हमारे तो साल भर यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, जैसे कि बच्चों की, पर ये जो कोविड की वैक्सीनेशन है इसके लिए भी हम लोगों ने 5 सेंटर बनाए हैं, 5 सेंटर बनाए हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके भी सारे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन की तैयारी है और डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा रहेगा कि वैक्सीनेशन सीनियर सिटीजन को और 45 या 45 साल से ऊपर वाले लोग विद कोमॉर्बिडिटी है उसके लिए चालू हो जाएगी। तो अपने यहाँ PGI के कैंपस की बात करें तो क्या यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टोर भी है सर अपने यहाँ? हमारे पास है। हम लोग तो कई हजार वैक्सीन की वायल्स को स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास पूरी फैसिलिटीज है। मोर ओवर जो जैसे कि कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, इसमें कोई ज़्यादा इशू है भी नहीं, क्योंकि ये तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हैं PGI के निदेशक डॉक्टर जगत राम, जिनका कहना है कि PGI एज ए इंस्टीट्यूट पूरी तरह से तैयार है सीनियर सिटीजन्स के टीकाकरण के लिए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक के बाद बंगाल हो या असम या पुडुचेरी, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी दौरे पर। और देश में एक बार फिर से कुछ राज्यों की वजह से चुनावी मौसम है और ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला, दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी मामले में बीजेपी बाकी दलों से काफी आगे नजर आ रही है और आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अलग अलग राज्यों के दौरे पर थे। पीएम मोदी सियासी संकट से गुजर रहे पुडुचेरी पहुंचे, अमित शाह असम में हैं और JP नड्डा बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पहुंचे हैं। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे भारत में लोग कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं। सामंती राजनीति, वंशवाद की राजनीति, संरक्षण की राजनीति की कांग्रेस की संस्कृति समाप्त हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी उनके नेता एक क्षेत्र को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, कभी कभी वो एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। वो झूठ बोलने में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं। मैं पहले भी कई बार आया हूं, इसी मैदान में आया हूं, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा, ये अद्भुत है। पुडुचेरी में हवा कैसे बदल रही है, ये आज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लीडर्स कम हियर एंड से we will make a fisheries ministry for fishermen. I was shocked. The truth is, it is the current NDA government that had made a ministry for fisheries in 2019. The budget allocated for fisheries has grown more than 80% in just 2 years. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। इस साल ये उनका तीसरा दौरा है। अमित शाह सबसे पहले नागांव के महामृत्युंजय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि असम को घुसपैठियों से मुक्त कराना बीजेपी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि असम जो आंदोलन, हथियार और हिंसा के लिए जाना जाता था, वो विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा और पर्यटन के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि असम को बाढ़ मुक्त, घुसपैठ मुक्त और हिंसा मुक्त बनाना है। हमें असम और पूरे पूर्वोत्तर को देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत। एक जमाना था कि असम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहां पर खड़े होते थे। और मोदी जी ने असम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो करा। असम का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल देर रात फिर से कोलकाता गए। उन्होंने कोलकाता में राज्य के लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने से जुड़े एक अभियान लोखो सोनार बांग्ला घोषणा पत्र क्राउड सोर्सिंग की शुरुआत की, जिसमें लोगों से राय ली जाएगी। वो एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा वो वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के घर और संग्रहालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। दोपहर में एक जूट मिल के मजदूर के घर पर भोजन करेंगे। हम सोनार बांग्ला की बात करें और इस कैंपेन की बात करें तो हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है, इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं। यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है और इसी की वजह से ममता बनर्जी ने विरोध का एक नया तरीका निकाला। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में वो ई स्कूटर पर नजर आई और इलेक्ट्रिक स्कूटर से ही वो अपने दफ्तर पहुंची। ममता बनर्जी ने पोस्टर भी पहना। पहले ममता ने खुद ही स्कूटर चलाने की कोशिश की, बाद में राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम ने स्कूटर चलाया और ममता पीछे बैठी। सोशल मीडिया पे पूरा कार्यक्रम दिखाया गया। कोलकाता में पेट्रोल आज 91 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है।
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे काम पे जा रहे। ये प्रदर्शन कोलकाता शहर में हो रहा है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाने के खिलाफ ममता बनर्जी का ये आंदोलन कोलकाता के हाजरा से, जहां पे वो रहती है, वहां से वो जा रहे हैं नवान्नों तक, जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है। बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम के खिलाफ ये आंदोलन का आयोजन किया गया है। ममता बनर्जी बाइक पे पिलियन जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बॉबी हकीम जो इस बाइक पे है, आप देख सकते हैं उधर बॉबी हकीम है बाइक पे, और साथ में ममता बनर्जी भी है, जो हाजरा से नवान्नों तक बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस के खिलाफ यहाँ पे ई बाइक पे वो काम पे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। तो इधर ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नजर आई, उधर राहुल गांधी कोल्लम में मछुआरों के साथ समंदर में तैरते हुए नजर आए। करीब 10 मिनट तक वो लहरों के बीच रहे। दरअसल राहुल गांधी मछुआरों की एक नाव पे सवार थे जो मछली पकड़ने के लिए समंदर में गई थी। जब मछुआरे समंदर में जाल डाल रहे थे तो वो भी ये देखने समंदर में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने मछुआरों की ओर से दी गई ब्रेड और फिश करी का लुत्फ उठाया जो नाव पर ही पकाई गई थी। राहुल ने कई मछुआरों से बातचीत की, उनकी समस्याओं की जानकारी ली और मछुआरों की मेहनत देखकर उनकी तारीफ की। प्रदूषण के खिलाफ युद्ध को जारी रखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अगले 6 महीने में दिल्ली सरकार की सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदला जाएगा। ये फैसला दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने किया है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के सभी विभागों और संस्थाओं की गाड़ियां बदली जाएंगी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि CNG गाड़ियों की जगह लेंगी। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है जिसके तहत ये फैसला किया गया है।